बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत ख़त्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस उतना अहम रहा नहीं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ये चीज़ें बदलना शुरू हुई और बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट गई है। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट अब क्रॉस लगा देती है वो अवामी हीरो बन जाता है, और जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो अवाम की नज़रों में विलन बन जाता है, वो अवाम के बीच में जा ही नहीं पाता। अभी हाल ही में देखें, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा गेम हो गया। DGISPR ने कहा, और DGISPR ने कहा तो बोले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। अल्फाज तो ये नहीं थे, लेकिन बात यही थी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। टाउटों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी, ये कर वो कर, बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए बहुत बुलंदो बांग किस्म के। लेकिन हुआ क्या? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिथ एक मरतबा फिर टूट गई। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया, और हलफ लिया गवर्नर फैसल कुंडी ने, जिसने कुंडी लगाई हुई थी कि जनाब मैंने बुआ नहीं खोलना और मैंने किसी किस्म का हलफ नहीं लेना। ये ऐसा दिखाई दे रहा था, नीयत तो उनकी यही लग रही थी। वो कहते थे जी गंडापुर का तो इस्तीफ़ा आया ही नहीं जी, वो तो इस्तीफ़ा ठीक नहीं है जी, उसके ऊपर तो दस्तखत ठीक नहीं है जी, मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता। फिर आकर उसी वज़ीर आला से हलफ भी लिया जिसके वो खिलाफ थे। अब DGISPR भी इनके खिलाफ बात कर चुके, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, वो वज़ीर आला बन गए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट सोचे कि उसके क्रॉस की वक़्त ख़त्म क्यों हो गई, क्योंकि देखिए माजी में एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर क्रॉस लगाती थी ना, पब्लिक भी उसके ऊपर क्रॉस लगा देती थी। हमने ये होता हुआ देखा है, चाहे लंबे अरसे के लिए नहीं लगता था तो उस वक्त तक के लिए कोई ना कोई ऐसी गेम हो जाती थी। अभी पाकिस्तान की पब्लिक बाशऊर हो गई है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गलत समझती है। वो ये कहती है कि इन्होंने सारे फैसले अपने मफाद में किए, अवामी मफाद में तो किए ही नहीं, हर दफ़ा ये खुद कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वज़ीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मज़ीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनका सारा सियासी तजुर्बा, बसीरत, ये सारी कहानियाँ हैं, वो सिर्फ एक मफामत के बादशाह के तौर पे याद रखे जाएंगे या फ़ायदे उठाने वाले सियासतदान के तौर पे याद रखे जाएंगे, और फजल रहमान साहब की कोई सियासी औकात बाकी बची नहीं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील किया, गंद मारा, उसके बाद उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो इक़्तिदार में रहे, अपोजिशन में भी आए तो अपने आप को इक़्तिदार में रखा, अपोजिशन ने उनको इस्तेमाल किया। कल के बच्चों ने, मरियम ने और बिलावल ने फजल रहमान को आगे लगाया, उनके ज़रिए से रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया, फ़ौज को पीछे लगाया, और उसके बाद फजल रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया। ये है फजल रहमान साहब की टोटल सियासी औकात। उस वक्त से लेकर अब तक फजल रहमान साहब इक़्तिदार में भी रहना चाहते हैं और हुक्मरानों के साथ नाराज़ भी है कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब उन्हें एकदम उम्मीद लगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नाराज़ है ना, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है इमरान खान के फैसले से कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया। फजल रहमान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी की जगह पे मेरा भाई बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये होने नहीं देगी। वहाँ पे सेक्टर कमांडर वगैरह तगड़े हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ेगी और एक एक करके MP उनकी झोली में डाला जाएगा। और उन्हें ये यकीन क्यों आया? जैसे उन्होंने खुद 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, उनको पता था कि ये गलत काम है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किया और एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डालकर करवाया। उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है, शायद मेरे भाई का दाव लग जाए। और फजल रहमान, अंदाज़ा करें इनकी हरकतें कि इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनमें से कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। औकात इनकी इतनी है, थोड़ी सी सीटें इन्होंने जीती हुई हैं,
और बिल्कुल सियासी औकात ना होने के बराबर है। और मखसूस नशिस्तें इन्होंने ले ली माले गनीमत के तौर पे, फिर भी इनकी कोई औकात नहीं है। पीटीआई 2/3 पे खड़ी है। अब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ तोड़ के पीटीआई के लाएगी और लाकर हमें देगी, हमारी झोली में डालेगी, मैं अपने भाई को वजीर आला बनाऊंगा। ये ख्वाब लेकर फजलुर रहमान साहब ने, वो कहते हैं ना हलवा खाने के लिए हरदम तैयार, तो फजलुर रहमान साहब ने वो वाला रोल प्ले किया एक दफ़ा फिर। लेकिन एक मरतबा फिर फजलुर रहमान साहब जो है उनकी उम्मीद टूट गई। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जबर के सहारे फजलुर रहमान साहब को लगा कि बंदे तोड़कर इनके वोट पूरे करवाए जाएंगे। इस चक्कर में लगे रहे और अपनी सियासत में एक मरतबा फिर हजीमत उठाई। फजलुर रहमान साहब ने अपना सियासी रिकॉर्ड एक मरतबा फिर खराब कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर उनके भाई ने जाके जनाब चैलेंज किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी। पहली बार ऐसा हुआ कि हलफ बर्दारी की तकरीब में इस तरह का अपने माहौल देखा। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में थे, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे। ये आईएसएफ के वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना असासा समझती है इन्हें। इन नौजवानों ने बहुत नारेबाजी की। पहली मरतबा ऐसा हमने देखा कि इस लेवल की, इस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और इस तरह लोग आए हैं बड़ी तादाद में निकल के। तो ये एक लगता है मोमेंटम बनने जा रहा है, जो मोमेंटम इमरान खान साहब बनाना चाहते थे, जो अली अमीन गंडापुर के होते हुए नहीं बन रहा था। देखिए, गंडापुर की नीयत कुछ भी हो, लेकिन गंडापुर के साथ जो आखिर में हुआ उससे ये तो साबित हो गया कि अब गंडापुर के पीछे अवाम निकलने वाली नहीं है। जिस तरह गंडापुर को लोगों ने जलसे के अंदर जूते दिखाए, नारे लगाए, उनके खिलाफ आवाज़ें कसी, और गंडापुर ने जैसे उस जलसे को तबाह बर्बाद किया कि कचरे के ढेर के ऊपर बदबूदार जगह पे उन्होंने जलसा करवा दिया पकड़ के। ये सारा कुछ करके गंडापुर साहब को हटाना इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी हो गया था। उन्होंने गंडापुर को हटाया और अपने दूसरे एक बंदे को ले आए। अब जो हमने देखा ये हलफ बर्दारी के मौके के ऊपर माहौल, कि वहाँ पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं और वहाँ पे नारे लग रहे हैं आईएसएफ के, तो ये गवर्नर के लिए भी हैरान कुन था कि ये क्या हो रहा है। देखिए, एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जूते पॉलिश किए और इतने पॉलिश किए कि उनका बेड़े गर्क हो गया। अब वो ऐवानों की पार्टी बनकर रह गई है। अवाम के अंदर तो उनकी भी वक़्त उतनी नहीं है। अब बेचारे जोर ज़बरदस्ती करके ब्यूरोक्रेसी के ज़ोर पे अपने कुछ उनके माफिया हैं, उनके ज़ोर के ऊपर वो इक़्तिदार बना लेते हैं, लेकिन उनकी वो पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद जिसका हक था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, राना सनाउल्लाह हो, चौधरी निसार हो, अयाज सादिक हो, खुरम दस्तगीर हो, या कोई भी हो PMLN में, ये जुनैद सफदर की गुलामी करेंगे आने वाले वक्त में। इन्हें कभी भी अपोजिशन लीडर जैसा अहम ओहदा या इन्हें कभी भी वज़ीर आला जैसा अहम ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आज़म जैसा ओहदा इनको नहीं दिया जाएगा। जब तक इस ख़ानदान के घरों के अंदर इंसान जिंदा हैं, कभी भी मुस्तकिल बुनियाद पे इनमें से किसी को भी कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्त मोहम्मद खोसा को ओहदा दिया गया 3 माह के लिए, फिर उसके बाद उसको निशान इबरत बनाया गया। सरदार खोसा साहब जो थे, जुल्फ़िकार खोसा, उनके बेटे को बनाया गया था जब। लेकिन आप ये देखें ना कि अपोजिशन लीडर पंजाब का बनाया किसे, हमजा को। वफाक में कौन बना, शहबाज शरीफ। वफाक में वज़ीर आज़म कौन बना, शहबाज शरीफ। पंजाब में वज़ीर आला कौन बना, हमजा शहबाज। उसके बाद कौन बना, मरियम नवाज़। तो ये बाकी सारे सियासतदान जो हैं ये कुछ नहीं बेचते, और अब बेचारे अपना दिल ठंडा करने के लिए दूसरी पार्टियों को कोसते रहते हैं या गालियाँ देते रहते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बड़ी दूर की छोड़ी। उन्होंने कहा जी देखें ना, ये मिडिल क्लास ये को इसलिए लेकर आए हैं कि अभी लड़ने का वक्त है, जब अच्छा वक्त आएगा तो देखना इमरान खान इनको निशान इबरत बनाएगा। भाई इससे पहले कौन सा इमरान खान ने अपना को फुप्पी का पुत्र बना दिया था वज़ीर आला पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का? तब भी उसने मुशावरत के साथ दूसरे बंदे ही बनाए थे ना, तब भी वो बंदे बीच में से लेकर आया था पार्टी के। ये आज फिर वो उठा के आईएसएफ से एक बंदा लाकर इमरान खान ने बना दिया है। तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये उम्मीद तो है कि अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है। इधर तो ख्वाजा साहब आप लोगों की बारी तो बुरे वक्त में भी नहीं आती, बदकिस्मती से। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अंदर जमहूरियत नहीं है। नाज़रीन, ये जो एक्टिविटीज़ हुई, इनके बाद फौरी तौर पे आर्मी चीफ ने मुलाकात की सदर जरदारी से। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इसका बयानिया कुछ भी जारी किया जाए, मुझे जो ज़ाती तौर पे सहाफ़ती तजर्बे में मुझे लगता है और जो इस्लामाबाद में चेमगोइयाँ हो रही हैं, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। अब जब तक उनकी एक्सटेंशन का टाइम मुकम्मल नहीं हो जाता, लगभग 1.5 माह बाकी है, तो तब तक उन्हें तमाम लोगों को खुश रखना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको राज़ी रखना पड़ेगा ताकि कोई रुकावट ना आ जाए। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में जो नया वज़ीर आला आया है,
तो इस हवाले से कोई इमरजेंसी का क़याम भी हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे और मिसाली नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफ़गानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी थी और तालिबान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस नहीं मांगी, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने कभी भी अफगान तालिबान या वहां की हुकूमत को अपना दुश्मन नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, तालिबान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको शायद ऐसा लगता है कि मौका समझा और उनको दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर अब तक झड़पें चल रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी, अफगानिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ क्लेम किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर और वीडियोज भी जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसके बाद अफगानों ने वहाँ पे कोई कार्रवाई की और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे, चौकियों पे और पोस्टों पे कब्जे कर लिए। ये उनका दावा है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से दावा है कि पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की और बहुत सारी पोस्टों पे और चीज़ों पे और हथियारों पे कब्जा कर लिया अफगानिस्तान से। अब ये दोनों तरफ से एक ही तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ग्राउंड के ऊपर जाके कौन वॉर रिपोर्टिंग करे, इतना खतरनाक इलाका है वो। बहरहाल स्पिन बोल्ड और कंधार में या काबुल के अंदर कोई ऑयल फील्ड है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो काबुल में कोई और एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अटैक किया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसाए ममालिक हैं। इन दोनों के बीच में बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान के चारों तरफ 6 मुल्क हैं। 6 में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। यानी आप ये नक्शा देखें ना, मैं यहाँ भी खोल लेता हूँ। अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्क लगते हैं। अगर आप गौर करें तो एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, चाइना का तो बहुत थोड़ा सा एरिया लगता है, एक ताजिकिस्तान है, एक उज्बेकिस्तान है, एक तुर्कमानिस्तान है और एक ईरान है। अफगानिस्तान की लड़ाई जो है वो बाकी 5 मुल्कों से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके हालात ख़राब हैं। और पाकिस्तान के साथ जो हमसाया ममालिक हैं उनमें ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। चाइना को छोड़कर बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पे गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपसी लड़ाई का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान के दुश्मन उठाएंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात बेहतर रखने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए और अफगानिस्तान को भी यही करना चाहिए। यही दोनों ममालिक के मफाद में है कि तजारत की जाए, ट्रेड की जाए। दोनों ममालिक जो है वो अपने अपने खित्ते में लोगों की भलाई के लिए काम करें, बजाय इसके कि आपस में एक लड़ाई शुरू कर दें। देखिए ना, प्रॉक्सी का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमने बहुत अरसा मगरिब की प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाए रखा, और अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएगा या दीगर जगहों ताल्लुकात बना के वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करेगा तो इन दोनों ममालिक के लिए बुरा होगा। और पाकिस्तान क्योंकि एक डिफरेंट नौइयत का मुल्क है, अफगानिस्तान अभी हालिया एक जंग से निकला है, उनकी तो इकॉनमी वॉर इकॉनमी है, अजीबो-गरीब किस्म का मुल्क है वो, तो वो उनको शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर एक हैसियत है, फिर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास के ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात अस्तवार रखे जाएं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के जरिए मसला हल करो, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो हुकूमत है वो अफगानिस्तान को दुश्मन करार देती है, जबकि अफगानिस्तान जो है वो जाके उनकी भारत के साथ मुलाकातें होती हैं। वैसे ये मुलाकात कोई बुरी बात नहीं है, ये मुलाकातें तो बिलावल ने भी की हैं, इमरान खान ने भी की हैं। ये मुलाकातें तो जनाब वो हिना रब्बानी खर गई थी तो उन्होंने बड़े ताशे बजाए थे। ये तो जनाब मोदी चल के नवाज शरीफ के घर भी आ गया था और ये तो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये ताल्लुकात मुल्कों के बीच में होते हैं। आज अगर अफगानी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, खैर मकदम करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए। याद रखें, बदतरीन जंग के बाद भी आपको बैठ के फैसला करना पड़ता है, तो जंग से पहले बैठ के फैसला कर लें। एक चीज़ और है नादरीन, और ये मुझे एक सोर्स ने खबर बताई है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी शख्सियत को हमला किया जा सकता है और एक बड़ी शख्सियत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जिन लोगों को ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है, 2-3 लोग जो हैं वो हिट लिस्ट के ऊपर हैं, और उसके बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा में पूरी सूरत हाल बदलने की कोशिश की जाएगी। ये जो 2-3 लोग हिट लिस्ट के ऊपर हैं, ये दोनों तीनों जानते हैं कि उनकी जान खतरे में। लिहाजा मुझे एक मेरे सोर्स ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़ी शख्सियत को हिट किया जा सकता है, जिसके नतीजे में हालात ख़राब किए जा सकते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। लिहाजा जो लोग जानते हैं और उनको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ,
वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी बड़े साने का या इस तरह के हालात में, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, इस तरह के किसी एडवेंचर का पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। और ये जो भी पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके हवाले से मेरा जो सोर्स है उसने ये कहा कि इसमें ये गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम होगा। यानी ये वो मगरबी ताकतें हैं जिनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने बार बार अपने आप को जंग में झोंका है। अब उनके मफाद की खातिर खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी शख्सियत को हिट किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा शरपसंद अनासर उठाएंगे और पाकिस्तान में मज़ीद अनारकी फैलेगी और सब इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मफाद अगर नहीं होगा तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का नहीं होगा या मुमलिकत पाकिस्तान का नहीं होगा। नाज़रीन, TLP की क़यादत की गिरफ्तारी ताहाल नहीं डाली गई। अभी तक रिजवी बरादरान को सामने नहीं लाया गया। बात सादी है कि वो एजेंसियों की तहवील में है और उन्हें गायब किया गया है और अब तक कोई प्लान ऐसा बन नहीं पाया कि किस तरीके से इन्हें मंजर-ए-आम पे लाया जाए। लेकिन उनको मंजर-ए-आम पे लाने से पहले एक क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस को लिस्टें फ्राहम कर दी गई हैं कि TLP से जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, बड़े पैमाने पर TLP की गिरफ्तारियाँ की जाएँ, इन्हें पकड़ के जेलों में डाला जाए ताकि इनकी कमर टूट जाए और बाद में कोई भी खबर या कोई भी चीज़ निकलती है या इनकी क़यादत को बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाती है तो फिर मामला कंट्रोल में रहें। एक तो ये है। दूसरा, कुछ लोग मवाजना कर रहे थे इस TLP का PTI के साथ। देखिए, TLP के साथ जो हुआ वो ज़्यादती है, वो जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। ऐसे नहीं हो सकता कि घेर के पुलिस वाले इतने बंदों को मार दें। लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो एक TLP जमात है, इसका किसी पॉलिटिकल जो जमात है उसके नज़रिए से तो मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। भाई, इनका तरीक़ेकार ही और है, ये लोग ही और तरह के, ये काम और तरह का करते हैं। इनके अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सर तन से जुदा करने का नारा लगा देते हैं और किसी को भी कोई कहीं पे भी मार दे उसके ऊपर फूल फेंकना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तो सलमान तासीर का जो कत्ल है उसको भी ग्लोरीफाई किया था। तो ये बेशुमार चीज़ें हैं जो इन्होंने की और अदालत ने, पाकिस्तान की एक अदालत ने बाकायदा हुक्म देकर जो है वो मुमताज़ कादरी को सजाए मौत दी थी। तो TLP जो है, और ये वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई एक पार्टी थी और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बहुत इस्तेमाल किया है। गो कि अब एस्टेब्लिशमेंट ही इन्हें काट रही है, इन्हें मार रही है। लेकिन इसका मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से, PMLN से, पीपल्स पार्टी से, PTI से नहीं किया जा सकता। वो सियासी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, उनका तरीक़ेकार और है और इनका तरीक़ेकार और है। नाज़रीन, एक और चीज़ आई है, मैं BBC की एक रिपोर्टिंग देख रहा था और ये और कई जगहों पे भी ये चीज़ छपी है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ को जानबूझकर शर्मिंदा किया है। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, सदर ट्रंप ने अपना खिताब रोकते हुए शहबाज शरीफ को पोडियम पर आने की, ये जो सामने वो बना हुआ होता है जहाँ पे माइक लगा होता है, वहाँ पर आने की दावत देते हुए कहा कि क्या आप वो बात कहना चाहेंगे जो आपने मुझसे उस दिन कही थी और क्या आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। अब उन्होंने का क्या मतलब है? मे भी शायद वो फील्ड मार्शल की तरफ इशारा कर रहे हो कि जनाब जड़ियाँ तरीफा तुसी मैनू उधर अकेले में आपने मेरी की थी, जो आपने अकेले में मेरी गेम उठाई थी, ज़रा इधर आके आप वो गेम उठाएंगे मेरी। मेरा ख्याल है वो बहुत खूबसूरत बात थी जो आपने की थी, आए ज़रा इधर आकर कहें। ट्रंप लगता है इनका चेता लगा रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि देखो इनकी असल शक्लें, ये कितनी मुनाफकत करते हैं कि अपनी पब्लिक के अंदर जाते हैं, वहाँ जाकर ये बन जाते हैं कट्टर, वहाँ पर जाके मजहबी बन जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं जी हम तो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम तो जनाब हर गलत चीज़ के खिलाफ हैं। और अकेले में आके ये मेरी क्या तारीफ़ें करते हैं। ये ट्रंप इससे पहले भी बड़े गलत अल्फाज में कह चुका है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रैक्टिकली साबित कर दी अपनी बात। फिर शहबाज शरीफ ने ट्रंप और कैमरे में सबको मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जदीद तारीख का अजीम तरीन दिनों में से एक है, क्योंकि आज अनथक कोशिशों के बाद अमन हासिल किया गया है और इसकी क़यादत सदर ट्रंप ने की है, जो वाकई एक अमन पसंद शख्स हैं और जिन्होंने गुज़िश्ता महीनों के दौरान दिन रात मेहनत की ताकि इस दुनिया को अमन और खुशहाली का गहवारा बनाया जा सके। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया था, इनकी गैर मामूली खिदमात के बायस, जिनकी बदौलत पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुक गई और फिर फायरबंदी मुमकिन हुई। और आज एक बार फिर मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं दिल से समझता हूँ कि वो अमन के लिए सबसे मुखलिस और बेहतरीन उम्मीदवार हैं। वो ना सिर्फ जनूबी और मशरकी एशिया में अमन लाए बल्कि लाखों जानें बचाई और आज गजा में अमन हासिल किया, जो मशरक़ वुस्ता में भी लाखों जिंदगियाँ बचाने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ना फिर कहा, 28 सेकंड के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने पूरी पॉलिश की डब्बी ख़त्म की। डब्बी क्या,
डब्बा बड़ा वाला ख़त्म किया। इतनी पॉलिश और ऐसी स्पीड थी, मेरा यकीन है कि आप वो शख्स हैं जिसकी दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बसीरत, अफरोज़ रहनुमाई को सलाम पेश करता हूँ। सल्यूट किया, उसके बाद हाथ उठा के सल्यूट किया शहबाज शरीफ साहब ने। तो दुनिया हमेशा आपको याद रखेगी एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने सब कुछ किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि 7 और 8 जंगों को रोका जा सके। जनाब अंदाज़ा करें, ये शहबाज शरीफ साहब की रफ्तार, शहबाज स्पीड, कोई मैच नहीं कर सकेगा। जब भी ये रिकॉर्ड टूटेगा, ये शहबाज शरीफ साहब ही तोड़ेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं। एहसन भूनका और हामिद खान ग्रुप का मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और दूसरे जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला है। तौफीक आसिफ और हारून रशीद 4379 वोटर अपना वोट डालेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है और हार किसके हिस्से में आती है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी कि उम्मीदवार वो जीते जिसका ताल्लुक पीडीएम से है और हामिद खान ग्रुप का उम्मीदवार ना जीत पाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होगी। चाइना ने गेम डाली, अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।